बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हमने लास्ट वीक के फर्स्ट लेक्चर में कवर कर लिया था और उसमें से हमारी सिर्फ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एक्सप्लेनेशन रह गई थी। ये टॉपिक आपकी बुक में पेज नंबर 84 पे गिवन है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए आप सबसे पहले फिगर देखिए, ये आपकी बुक में भी गिवन है। तो सबसे पहले हम इस फिगर की एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। आपके पास होता यह है कि जब दो एटम्स के दरमियान में बॉन्डिंग होती है तो दोनों एटम्स जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को या तो शेयर करते हैं या उनमें से एक जो होता है वो दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देता है। शेयरिंग जो होती है आपके पास वो होती है कोवलेंट बॉन्डिंग में, और जो डोनेशन होती है कंप्लीट इलेक्ट्रॉन की वो आपके पास होती है आयनिक बॉन्डिंग में। अब हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम के हिसाब से हम ये एग्जांपल को देख लेते हैं। आपके पास हाइड्रोजन का, जैसा कि आपको मालूम है कि जो एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन एटम का वो होता है 1। तो दोनों हाइड्रोजन एटम्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 1s1 रिस्पेक्टिवली। तो अब आप ये गौर करें कि दोनों हाइड्रोजन एटम्स की जो आउटर मोस्ट शेल है वो नेगेटिव है, और जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो जाहिर सी बात है दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों के दरमियान में रिपल्शन होगी। जब दोनों आइटम्स एक दूसरे के क्लोज़ हो रहे होंगे और क्लोज़ होने की वजह से उनके दरमियान में रिपल्शन हो रही होगी, तो इसकी वजह से इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर आप अपनी लेफ़्ट साइड पे देखिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो आपके पास एनर्जी जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है। और मॉलिक्यूल्स जो हैं जब आप देख रहे हैं जब एक दूसरे के करीब हो रहे हैं तो जो एनर्जी है वो आपके पास ऊपर की तरफ बढ़ रही है। लेकिन जब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक सफिशिएंट लेंथ पे आ जाते हैं, एक ऑप्टिमम डिस्टेंस अचीव कर लेते हैं, यानी कि आपके पास वो अपनी रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम कर लेते हैं, तो उस वक़्त उनकी जो एनर्जी होती है वो इंतहाई कम हो जाती है, -436 किलो जूल्स पर मोल, यानी कि लीस्ट हो जाती है। यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन के एटम्स के दरमियान में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। दोबारा समझ लें इस बात को कि आपके पास जब दो एटम्स जिनके दरमियान में बॉन्ड फॉर्मेशन होनी होती है, जब वो एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं, तो उस वक्त उनके दरमियान जो रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं वो डोमिनेटिव होती हैं, और जिसकी वजह से उनकी जो एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम करते हैं और जो उनकी बॉन्डिंग एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है, जो कि उनकी रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम कर लेती है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और जो मॉलिक्यूल है वो बॉन्डिंग कर लेता है और स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है। स्टेबिलिटी में और जो एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल है, इसके दरमियान में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर आपके पास किसी मॉलिक्यूल की या किसी भी सिस्टम की आपके पास अगर एनर्जी ज़्यादा है तो वो डेफिनेट है कि वो लेस स्टेबल होगा और हाईली रिएक्टिव होगा। इसी तरह अगर आपके पास किसी भी सिस्टम की या मॉलिक्यूल की आपके पास एनर्जी जो है वो कम होगी तो वो हाईली स्टेबल होगा और लेस रिएक्टिव होगा। बहरहाल जब मॉलिक्यूल अपने जो है रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम कर लेते हैं तो इनकी जो एनर्जी होती है वो मिनिमम हो जाती है, जो कि है -436 किलो जूल्स पर मोल। ये जो डिस्टेंस है जिस पे हाइड्रोजन अपनी रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम कर लेती है ये है अराउंड 74 पाइकोमीटर, या आप कह सकते हैं 0.074 नैनोमीटर। इतना इतना ये जो डिस्टेंस है इसको हम कॉम्प्रोमाइज़ डिस्टेंस या कॉम्प्रोमाइज़ लेंथ या बॉन्ड लेंथ या ऑप्टिमम डिस्टेंस, इनमें से आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली बॉन्ड लेंथ बोला जाता है इसको। ये वो डिस्टेंस है जिस पे हाइड्रोजन जो है वो अपनी स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, और इसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत कम हो जाती है, जो कि -436 किलो जूल पर मोल। ये इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है जब हाइड्रोजन की बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। उसकी वजह ये है कि उसने जब अपनी रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम कर लिया हुआ है, तो वो जो एक्सेसिव एनर्जी थी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी जो कि उसने रिपल्शन की वजह से गेन की हुई थी, वो उस सारी को रिलीज़ कर देगा और ख़ुद जो है लोएस्ट एनर्जी पे फॉल करेगा। तो ये आपके पास वैलेंस बॉन्ड एनर्जी की हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में जो है एनर्जी डायनामिक्स है। अब हम आपकी बुक के हिसाब से इस आपको जब अगर ये क्वेश्चन आता है कि जिसमें आपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एक्सप्लेनेशन देनी होती है वीबीटी के हिसाब से, एक तो आपने इस ग्राफ को एक्सप्लेन करना होता है, दूसरा जी आपकी बुक में वेव फंक्शन के हिसाब से इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है पेज नंबर 84 पे। तो हम देख लेते हैं वेव फंक्शन के हिसाब से जो है एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। ये जो आपको सिंबल दिया गया है इसको हम ये ग्रीक में साए बोलते हैं इसको, और आपके पास केमिस्ट्री में यूज़ होता है फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फंक्शन। मेरा ख्याल है आपने फिजिकल केमिस्ट्री में डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल वाला टॉपिक कवर कर लिया होगा, या नहीं किया तो कर लेंगे आप फिजिकल केमिस्ट्री में। वैसे आपने एफएससी में भी देखा होगा कि जब आपके पास मैटर होता है उसकी डुअल नेचर है, उसकी पार्टिकल नेचर भी होती है और उसकी वेव नेचर भी होती है। तो जो अभी हमने एक्सप्लेनेशन की है वो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ द मटेरियल नेचर या पार्टिकल नेचर। और अब हम देख लेते हैं कि वेव्स के हिसाब से एक्सप्लेनेशन क्या होती है। हम ये देख लेते हैं, ऐसे हम कंसिडर कर लेते हैं कि आपके पास एक जो मॉलिक्यूल है, ये आपकी बुक में ये एक्सप्लेनेशन गिवन है, तो मैं वही वाला जो नेमिंग सिस्टम है यूज़ करूँगी जो आपकी बुक ने किया, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हम एक एटम को कंसिडर कर लेते हैं कि जी उसका नाम है ए, और दूसरा जो हाइड्रोजन एटम है उसका वो है बी। अब आपके पास दोनों के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है हाइड्रोजन एटम का वो होता है एस, तो हम एक के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को बोलेंगे 1s,
ए और सेकंड को हम कहेंगे 1s b। जो फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट हाइड्रोजन एटम का, उसको हम कहेंगे 1, और जो सेकंड का जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अब हम क्योंकि वेव फंक्शन के हिसाब से बात कर रहे हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास बनती है टोटल वेव फंक्शन की, क्योंकि जब आपके पास बॉन्ड बनेगा तो जाहिर सी बात है दोनों एटम्स के जो वेव फंक्शन है वो आपस में कंबाइन करेंगे। तो अगर अब आप इस इक्वेशन को रीड करने की कोशिश करें तो आपके पास जो टोटल वेव फंक्शन है वो आपके पास इक्वलेंट होगा वेव फंक्शन ऑफ 1sa, यानी कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जिसको हमने एटम है जिसको हमने ए का नाम दिया है, और 1s उसका ऑर्बिटल, और 1 जो है उसके अंदर जो वाला इलेक्ट्रॉन है वो, साथ में जो उसके पास आपके पास उस जो वेव फंक्शन होगा उसके अंदर आपके पास ऐड होगा जो हाइड्रोजन एटम है बी, वो उसका ऑर्बिटल यानी कि 1s, और हम एटम क्योंकि बी की बात कर रहे हैं तो 1s b, और जो उसका इलेक्ट्रॉन है उसको हम नेमिंग देंगे 2 की। तो इस तरह ये आपके पास इक्वेशन बनती है। मेरा ख्याल है इसमें से आपको समझ आ गया होगा कि आपके पास जो ए है वो एक हाइड्रोजन एटम है, जो बी है वो दूसरा हाइड्रोजन एटम है, 1s दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स हैं, दोनों में क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो जो फर्स्ट वाले का इलेक्ट्रॉन है उसको हमने कहा है इलेक्ट्रॉन नंबर 1, और जो सेकंड वाले का इलेक्ट्रॉन है उसको हमने कहा है इलेक्ट्रॉन नंबर 2। बी वेरी केयरफुल, इसको आपने ये नहीं कह देना कि दूसरे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। जाहिर सी बात है हाइड्रोजन एटम्स हैं, दोनों सिमिलर होंगे तो दोनों के अंदर, और आपको पता है यूनिवर्सल है हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है आपके पास। तो इस तरह करके ये इक्वेशन आपके पास आई है। नेक्स्ट पेज पे अब हम देख लेते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कि आपके पास जिसके नीचे ए लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, अगर आप इस पूरी दोनों सेट्स को आप ए कंसिडर करें पूरी टर्म को, और इस तरह प्लस के बाद जो आपको दूसरा ब्रैकेट लगा हुआ है और इस पूरी टर्म को आप बी कंसिडर करें, और ये अब आपके पास एक फार्मूला हो गया, और अभी आप इस पूरे के ऊपर ए प्लस बी के ऊपर पूरा होल स्क्वायर अप्लाई करें तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी जो आपको इक्वेशन नंबर 3 में दी गई है। अगर आप गौर करें तो जिन टर्म्स के नीचे रेड लाइन लगी हुई है ये आपके पास ए स्क्वायर है, जिनके नीचे आपके पास ब्लू लाइन लगी हुई है ये आपके पास रिजल्ट होता है बी स्क्वायर का, और जिनके नीचे ऑरेंज लाइन लगी हुई है ये आपके पास है 2ab। ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी पे जब आप होल पे स्क्वायर अप्लाई करते हो तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये इस इक्वेशन का रिजल्ट दिया गया है। तो इस तरह आपके पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन कर सकते हैं हाइड्रोजन एटम को। अच्छा, अब एक बात और यहाँ पे जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है ये कि जब आप ये हमने जो एजम्पशंस किए हैं, ये जो वेव फंक्शन की एडिशन किया है, ये हमने इस बात पे की है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों वो इक्वली शेयर हो रहे हैं बिटवीन द 2 एटम्स। हमारे पास जितने भी दोनों इलेक्ट्रॉन नंबर 1 और इलेक्ट्रॉन नंबर 2 वो इक्वली शेयर हो रहे हैं बिटवीन एटम ए एंड एटम बी ऑफ द हाइड्रोजन, यानी कि हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कि जो इन दोनों एटम्स के दरमियान में बॉन्डिंग होगी वो आपके पास जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। हालांकि आपके पास आपको मालूम है कि हमारे पास सब एटम्स के केसेस में सिर्फ कोवलेंट बॉन्डिंग तो नहीं होती, हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग भी हो सकती है। तो अगर हम ये वाली कैलकुलेशंस करेंगे तो ये हम प्योरली एज्यूम करते हैं कि आपके पास जो एटम है वो है प्योरली कोवलेंट। अच्छा, अगर अब आप अपनी बुक के नीचे क्वेश्चन नंबर 4 पे गौर करें जो कि ये है, तो इसमें आपको नज़र आएगा कि अगर हम ये एज्यूम करें कि आपके पास जो मॉलिक्यूल है जो बना है उसके अंदर अगर आपके पास थोड़ा सा भी आयनिक करेक्टर है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाली इक्वेशन जो हम पहले से पढ़ चुके हैं इसको आप ज़रा गौर से देखें। इसमें सिर्फ हमने ये किया है कि पहले ए एटम्स के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हमने इकट्ठा करके लिख दिया हुआ है, और फिर हमने बी एटम्स के दोनों इलेक्ट्रॉन जो कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स दोनों या तो ए ऑर्बिटल ए एटम में हैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स, उसके 1s ऑर्बिटल में, या हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जी दोनों इलेक्ट्रॉन्स बी एटम के ऑर्बिटल में हैं। देखें, जब हम कोवलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक वक्त में एक एटम के पास है और दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी वक्त में दूसरे एटम के पास है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को वो इक्वली शेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आयनिक बॉन्डिंग को एज्यूम करेंगे तो हमें यही करना पड़ेगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ही वक्त में एक ही एटम के पास हैं, या दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक वक्त में एटम बी के पास हैं या ए के पास हैं। क्यों कि आपके पास जो आयनिक बॉन्डिंग होती है उसके अंदर कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में चला जाता है। तो इस तरह हमें ये वाली इक्वेशन डिज़ाइन करनी पड़ेगी जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक वक्त में दोनों इलेक्ट्रॉन या तो आपके पास 1s a में होंगे, या फिर आपके पास उस वक्त में आपके पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स 1s b में होंगे। तो उसके हिसाब से आपके पास ये इक्वेशन बनती है जो कि है इक्वेशन नंबर 4। मेरा ख्याल है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपके पास या तो दोनों इलेक्ट्रॉन नंबर 1 और इलेक्ट्रॉन नंबर 2 प्लस के पहले वाले हाफ में होंगे, यानी कि जो आपके पास 1s a है और 1s a 2 बार लिखा हुआ है, यानी कि वेव फंक्शन ऑफ दी एटम a ऑर्बिटल a में होंगे, या फिर आपके पास दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्लस के बाद वाले हाफ में होंगे 1s b में,
यानी कि क्योंकि हम आयनिक बॉन्डिंग एज्यूम करने लगे हैं। अब अगर हम इस बात को दोनों जो हमने अभी तक सेट्स ऑफ इक्वेशंस पढ़े हैं, यानी कि इक्वेशन नंबर 4 भी और इक्वेशन नंबर 3 भी, या आप कह लें 2, इन दोनों को अगर हम कलेक्टिवली कंबाइन करना चाहें और एक सिंपल इक्वेशन लेना चाहें, तो आपके पास ये जो लास्ट में द न्यू इम्प्रूव्ड वेव फंक्शन है, वो जो लिखी हुई इक्वेशन, वो इक्वेशन आएगी। यहाँ पे जो सी है आपके पास, इसको आप कोवलेंट आयनिक रेजिस्टेंस बोलते हैं या फिर आयनिक कोवलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये आपके पास वो एनर्जी होती है जो, ये मैं आपको एक्सप्लेन, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख भी देती हूँ और लिख भी दी हुई है मैंने, और मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि ये आपके पास वो एनर्जी होती है जो एटम्स के अंदर जनरेट होती है अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर। मतलब ये कि इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अगेंस्ट अगर एटम्स जो हैं वो किसी किस्म की रेजिस्टेंस या कोई एनर्जी अपने अंदर से प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कोवलेंट आयनिक रेजिस्टेंस या कोवलेंट आयनिक रेजिस्टेंस एनर्जी। आप ये डेफिनेशन यहाँ से भी कर सकते हैं, आपकी बुक में इतनी क्लियर नहीं लिखी हुई है, बट अगर आप वहाँ से करना चाहें तो भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जी आपके पास हाइड्रोजन एटम की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है ऑन द बेसिस ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आपको ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, 4 मार्क्स का लॉन्ग में आता है नॉर्मली, और अगर सिर्फ ग्राफ की एक्सप्लेनेशन आई तो वो 2 या 3 मार्क्स की हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो यू आर वेलकम टू आस्क द क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।